नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में। जैसा कि मैं दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र इन दो विषयों के 12वीं बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए वीडियो की श्रृंखलाओं को शुरू किया है। तो अभी मैं इस वीडियो में राजनीति शास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है और उसको मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले से संबंधित वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि राजनीति शास्त्र में दो किताबों को पढ़ना है। समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन भारतीय राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं से लेकर आज की घटनाओं तक का अध्ययन करना है। और समकालीन भारतीय राजनीति में 1947 के जब देश आजाद होता है उसके बाद की घटनाओं, उससे लेकर आज तक की घटनाओं का अध्ययन करना है। कहने का मतलब कि समकालीन भारतीय राजनीति में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीति को हमें समझना है और समकालीन विश्व राजनीति में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर राजनीति को हमें समझना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहला किताब समकालीन विश्व राजनीति वाली जो किताब है उसके पाठों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कि राजनीति विज्ञान की 5 धाराएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन। तो ये जो विषय है, जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति में, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत आता है। और जो दूसरा जो विषय है समकालीन भारतीय राजनीति, तो उसको उसमें एक तरह से उसमें भी कुछ ऐसे बिंदु है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वो वैश्विक है। वैश्विक मतलब कि एक देश की सीमा को पार करने की जो राजनीति है उसकी बात कही जाती है। और राजनीति की परिभाषा में जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम राज और सरकार तक सीमित मानते थे। आज राजनीति की परिभाषा में जो व्यापकता आई है वो राज और सरकार के भी परे चल जाती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला जो चैप्टर है समकालीन विश्व राजनीति का, शीत युद्ध का दौर, इस पर है। पाठ है समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का, वो है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध को जानने से पहले हमें समझना होगा द्वितीय विश्व युद्ध को, इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। तो जैसा कि हम सभी स्टूडेंट जान रहे हैं, जो हम सभी जो लोग पढ़ रहे हैं जान रहे हैं कि 20वीं सदी जो है 2 विश्व युद्धों की सदी रही है। 2 विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1919 तक, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। और हम ये भी समझ रहे हैं कि इन दोनों महायुद्धों में जान माल की भारी क्षति हुई थी और कई देशों इसमें टकराए हुए थे, जिससे विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। प्रथम महायुद्ध के बाद कि ऐसे युद्ध ना हो, विश्व में शांति की स्थापना हो, राष्ट्र संघ की लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। परंतु लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाता है और लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बावजूद 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1945 तक चलता है। और 1945 में दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के बाद एक नए लीग ऑफ नेशन के जगह पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
की बातें होने लगी और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो एक तरह से शांत दुनिया रही, आज भी शांत है, उस तरह का भयंकर महायुद्ध नहीं होगा। लेकिन द्वितीय विश्व इधर समाप्त होता है तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो जाता है और इस शीत युद्ध के दौर में कई घटनाएं घटती। अब इस शीत युद्ध जो हुआ इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस व्यवस्था को अपनाया गया था वो उदारवाद के विचारधारा पर आधारित थी। उदारवाद की जो विचारधारा है वो पूंजीवाद को प्रश्रय देता है, तो पूंजीवाद और उदारवाद की विचारधारा पर आश्रित थी। और ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में भी उस तरह की विचारधारा थी। परंतु इस उदारवाद और पूंजीवाद में कुछ खामियां थी, जिसमें मजदूरों का शोषण होता था या निम्न वर्गों का शोषण होता था। उसकी ओर चिंतित होकर कार्ल मार्क्स ने अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया जिसको साम्यवाद के नाम से जाना जाता है और मार्क्स के नाम से ही उसको मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। और उसी मार्क्सवादी विचारधाराओं के अनुरूप लेनिन के नेतृत्व में रूस में 1917 में क्रांति होती है, जिसमें वहां का पूरा राजवंश जो चल रहा था, जार राजवंश, वहां के तानाशाही रवैये के खिलाफ क्रांति होती है और ये क्रांति सर्वहारा वर्ग की थी। और उस क्रांति के माध्यम से पहली बार मार्क्स के विचारधाराओं को लागू किया जाता है। और मार्क्स के विचारधारा को जब लागू किया जाता है तो साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दी गई जो उदारवाद के बिल्कुल विरोध में जाती थी। तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को भय सताने लगा कि मेरे विचारधारा से अलग विरोधी विचारधारा की प्रणाली की सरकार की स्थापना हो गई है और धीरे धीरे इसका अन्य देशों में भी प्रचार होगा। तो ये मेरे जो विस्तारवादी महत्वाकांक्षा है या शक्तिशाली होने की महत्वाकांक्षा है उसके विरोध कार्य करेगी। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की इसी आशंका के चलते दोनों राष्ट्रों में टकराव रहा, टकराव की स्थिति रही। फिर भी और इसी क्रम में जब लेनिन ने क्रांति किया था 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उसमें जो नई व्यवस्था की सरकार आती है, प्रथम विश्व युद्ध में सोवियत रूस जो था अमेरिका के साथ मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से यूरोप भी थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के 2 साल पूर्व ही रूस ने उस युद्ध से अब खुद को वापस बुला दिया। और बाद में हम देखते हैं कि उसके पश्चात कि वापस बुलाया गया और टकराव मनमुटाव चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका और बाद में ये रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई। कई गणराज्यों को 15 गणराज्यों को मिलाकर संयुक्त सोवियत संघ की स्थापना होती है। तो उस व्यवस्था में टकराव तो चलता है, लेकिन हिटलर का उदय होता है जर्मनी में तानाशाह के रूप में। और हिटलर के उदय के चलते उसकी जीत के चलते पुनः द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। उस समय कुछ ऐसे हालात थे, परिस्थितियां थी कि फिर से रूस और अमेरिका को मित्र राष्ट्रों के रूप में एक ही पक्ष से जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ता है। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो देश थे, इस विजय तो मित्र राष्ट्रों की होती है, धुरी राष्ट्रों की पराजय हो जाती है। परंतु
मित्र राष्ट्रों में अन्य जो राष्ट्र थे, फ्रांस, ब्रिटेन आदि जो राष्ट्र थे, बहुत सारी आर्थिक क्षतियों को भोगते हैं और युद्ध में अपनी क्षमता और शक्ति को लगा देते थे। उसके चलते वो कमजोर पड़ जाते हैं और इस दुनिया के वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर दो ही राष्ट्र रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब जब दो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं और दोनों में महत्वाकांक्षा कुछ है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में टकराव होगा और यही टकराव शीत युद्ध का रूप लेता है। अब जैसे कि दो पहलवान हैं और दोनों शक्तिशाली है और दोनों के कुछ विचारधाराएं नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में टकराव होगा। तो सोवियत संघ में अलग प्रणाली थी, साम्यवादी प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था थी। तो स्वाभाविक था कि दोनों में टकराव हो। तो टकराव हुआ, लेकिन ये टकराव प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध के रूप में नहीं हुआ। ये समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार होता गया। जापान के हिरोशिमा में जिस परमाणु बम का पहली और आखिरी बार प्रयोग किया गया था, उससे कई गुना क्षमता के परमाणु बमों का निर्माण दोनों राष्ट्रों द्वारा किए जाने की होड़ लगी। हथियारों को कई गुना क्षमता बढ़ाने की होड़ लगी रही और इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। इस शीत युद्ध में पूरी दुनिया लगभग दो गुटों में बट गया। यूरोप को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट लिया गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप का अगुआ सोवियत संघ बना और पश्चिमी यूरोप का संयुक्त राज्य अमेरिका बना। और वही वो समय था जिसमें बहुत सारे जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस आदि राष्ट्रों के उपनिवेश से आजाद हुए थे। एशिया और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत सारे देश थे। तो इन देशों को कहा गया कि दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में, सोवियत संघ के गुट में। परंतु अगर दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हुआ जाता, अभी वे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, फिर से उनकी स्वतंत्रता उन देशों के जिनके गुट में वो शामिल होते उसके अधीन चल जाती। ऐसी स्थिति के लिए लगभग 100 देशों, लगभग कुछ राष्ट्रों ने, 50 राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता का अभियान चलाया। गुट निरपेक्षता के संस्थापक राष्ट्रों में 5 देश थे, मिस्र, भारत, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। इन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने गुट निरपेक्षता के अभियान को चलाया और इससे शीत युद्ध में जो दोनों देशों में टकराव होता था उसमें भी मध्यस्थता में आसानी रही। और क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा साम्यवादी प्रणाली को मानने वाला अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी राष्ट्र था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सोवियत संघ को भय सताने लगा कि विरोधी विचारधारा की सरकार है तो अमेरिका की जो सेनाएं है इस पर आक्रमण कर सकती है। इसके चलते सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया था क्यूबा की, अमेरिका की ओर करके क्यूबा की रक्षा के लिए। ऐसी स्थिति में लगा कि फिर से भयंकर युद्ध होकर रहेगा, लेकिन बाद में लोगों ने मध्यस्थता किया, बीच बचाव किया, तब इस युद्ध को टाला जा सका। इस तरह के आगे भी कई परिस्थितियां आई। कोरिया को इन लोगों ने बांट दिया, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया में, वियतनाम को बांटा, फिर जर्मनी को भी इन लोगों ने बांटा गया। ऐसे तो फिर हम देखते हैं कि शीत युद्ध में 60-70 के दशकों में, 60-70-80 के दशकों में दितांत का दौर आया। दितांत को हम तनाव शिथिल के रूप में भी जानते हैं कि इसमें तनाव, दोनों देशों के बीच जो तनाव था, टकराव था, उसमें
कमी आई। तो ये शीत युद्ध की बात है, इस दौरान कई घटनाएं घटी, और इसी से जुड़े हुए आप लोग का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस चैप्टर में पहले चैप्टर से इन्हीं बातों से पूछे जाएंगे। मैंने एक कंसेप्ट आप लोग को रख दिया, आप लोग अब इसी से ना आप लोग क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग को जरूर कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। सभी लोग को नमस्कार, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। जी।